नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। हाईवे इंजीनियरिंग में मैंने आपको 5वें लेक्चर तक कैम्बर पढ़ा दिया था। आज मैं आपको ग्रेडियंट पढ़ाऊँगा। ग्रेडियंट क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा, ग्रेडियंट क्यों देते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो मित्रों, आज मैं शुरू करता हूँ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है? जब हम किसी सड़क में लंबाई की दिशा में राइज या फॉल देते हैं, या आप ये कह सकते हैं ढाल देते हैं, ढाल प्रोवाइड करते हैं लंबाई की दिशा में, तो वह उसका ग्रेडियंट कहलाता है। ग्रेडियंट को हम अनुलंब ढाल बोलते हैं। जब हम किसी चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो उसको अप ग्रेडियंट बोलते हैं। जब वह डाउन पोर्शन पर आता है तो उसको डाउन ग्रेडियंट बोलते हैं। इसी तरीके से जब वह अप ग्रेडियंट में होता है तो उसको पॉजिटिव बोला जाता है। जब डाउन पे जाता है तो वह निगेटिव कहलाता है। तो मित्रों देखिए, जैसा कि मैं फिगर में आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका हाईवे है। इस हाईवे या रोड है, इस पे इस तरीके से हमने ढाल प्रोवाइड की है। अगर यहाँ पर कोई व्हीकल चढ़ रहा है तो इस व्हीकल के लिए यह अप ग्रेडियंट होगा, और यही व्हीकल अगर नीचे उतर रहा है तो यह इसका क्या होगा? डाउन ग्रेडियंट होगा। अप ग्रेडियंट में हम पॉजिटिव निशान लेते हैं, पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं, और डाउन ग्रेडियंट में निगेटिव साइन लेते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पर पॉजिटिव होगा उस पोर्शन को राइज बोला जाता है, और जहाँ पर निगेटिव होगा उसको क्या बोला जाता है? फॉल बोला जाता है। ठीक है। हिंदी में अप ग्रेडियंट को ऊपरी मुखी ढाल तथा डाउन ग्रेडियंट को अधोमुखी ढाल के नाम से व्यक्त किया जाता है। मित्रों देखिए, जो ढाल होती है, जो हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें वह डिपेंड करती है कि भूमि की सतहें कैसी हैं। क्या वो माउंटेनियस है, क्या वो समतल है। इस हिसाब से भी हमारा डिवाइडेशन होता है कि हम किस प्रकार की ढाल प्रोवाइड करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ढाल जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो समतल प्लेन में आपको ढाल कितने हैं? आपको 10% की। समतल प्लेन में आपको जो ढाल देनी है, साइड स्लोप देना है 10%। अगर रोलिंग टेरेन है या ढाल है तो आपका 10 से 25%, माउंटेनियस है तो 25 से 60%, और अगर स्टीप है वहाँ पर तो 60%। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू प्लेन एरिया, अकॉर्डिंग टू माउंटेनियस एरिया, अकॉर्डिंग टू स्टीप जो आपको ढाल प्रोवाइड करनी है, वहाँ पर इतने % तक ढाल मैक्सिमम दी जा सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि आपको ढाल कैसे समझना है, किस प्रकार से ढाल प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि आपकी ढाल किस रेशियो में देनी है, कि ग्रेडियंट का क्या रेशियो है, कितनी आपको स्लोप जो है वो प्रोवाइड करना है। तो अगर हमें 1/30 का स्लोप प्रोवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 1/30 का कोई आपसे बोलता है कि स्लोप प्रोवाइड करना है 1/30 का या 1/30 का। तो जब 1/30 का आपको स्लोप प्रोवाइड करना है तो यहाँ पर ये जो 30 है ये क्या है, और ये 1 क्या है, ये क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो 1/30 है तो 30 जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और 1 जो है आपका ये राइज है या वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर जो आपकी रोड है यहाँ पर आप फीता रखिए, और उसके बाद जो इतना राइज आपको उठाना है 1 मीटर वो रखिए, और डिस्टेंस रखिए। इस तरीके से 1/30 का आपका राइज बन जाएगा। इसी प्रकार से इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी उसी तरीके से रहेगा, तो आपका ग्रेडियंट इस तरीके से पूरी ढाल पूरी हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो उठान अपॉन क्षैतिज दूरी BC अपॉन AC। BC का वैल्यू कितना है 1, AC का वैल्यू कितना है 30। तो इस तरीके से 1/30। ठीक है। इस तरीके से आप अनुलंब ढाल को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको परसेंटेज में भी व्यक्त किया जा सकता है। परसेंटेज में व्यक्त करने का तरीका यह होता है कि 1/30 × 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.33%। तो इस तरीके से इसको हम परसेंटेज में भी व्यक्त कर सकते हैं, परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं। अब सड़कों का ग्रेडियंट निर्धारित करते समय हमको बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, चाहे वो टोपोग्राफिक कंडीशन हो, चाहे वो आपका ट्रैफिक कंडीशन हो। तो मैं उसकी बिंदुवार आपसे चर्चा कर रहा हूँ, पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। एग्जाम में आपको पॉइंट वाइज ही नगरों तथा महत्वपूर्ण स्थानों का तल कैसा है।
तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम किसी नगर या किसी स्थान पर स्थित हैं तो वहाँ तक अगर सड़क ले जानी है तो हमें ग्रेडियंट देना पड़ेगा। कैसा? अप ग्रेडियंट देना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक नगर है या टेम्पल है यहाँ पर, और ये हमारा एक रास्ता जा रहा था नीचे की ओर। अब हमको इसको कनेक्ट करना है इससे, तो ये ग्रेडियंट कैसा हो जाएगा? यहाँ पर इस साइड से देंगे तो अप ग्रेडियंट होगा, भले यहाँ के रहने वालों के लिए क्या होगा? डाउन ग्रेडियंट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना होता है कि जो जितने भी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं या आपके महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको आप कवर करते हुए आपको ग्रेडियंट को रखना है ना। उनका कवर करने का अगर एम है तो आपको ग्रेडियंट प्रदान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसके बाद यातायात का प्रकार तथा ढाल की क्षमता। अब इसमें क्या है कि जो आपका यातायात है, ट्रैफिक है, वह कैसा है। तो इंडिया में जैसे आप रह रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, हाईवे इंजीनियरिंग आप इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में आपका बैलगाड़ी भी है, आपका मर्सिडीज़ भी है, तो डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स हैं। अब हमें जो रोड है वो हम अलग व्हीकल्स के लिए अलग अलग नहीं बना सकते हैं, तो हमको यह भी सोच के ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है कि उस ग्रेडियंट पर बैलगाड़ी भी आपकी स्मूथली रन कर सके, और आपका जो डिफरेंट और व्हीकल्स हैं, चाहे बाइक हो गई या आपका कार हो गई, ट्रक हो गया, तो वो भी आपके रन कर सकें, है ना। उनको रनिंग में कोई दिक्कत ना आए, उनको ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होता है। फिर ध्यान में रखना होता है कि आपका वहाँ का बाढ़ का स्थल कैसा है, बाढ़ का स्तर कैसा है क्षेत्र में। अगर बाढ़ ज़्यादा है तो हमें ग्रेडियंट थोड़ा अप रखना पड़ता है, आपको उठाना पड़ता है। अगर बाढ़ नहीं है तो आप समतल पर भी पार कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सड़क निर्माण के लिए कटान तथा भरान। देखिए, जो रोड हम बनाते हैं वह बहुत इकोनॉमिक होना चाहिए, तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा ना तो कटान करना पड़े और ना बहुत ज़्यादा उसको भराव करना पड़े। अगर हमें बहुत ज़्यादा कटान या भराव करना पड़ेगा तो हमारे लिए क्या होगा? दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, मनी प्रॉब्लम हो जाएगी, फाइनेंशियल दिक्कत होगी। और चूंकि ये जो बजट होता है ये पहले से सेंक्शनड होता है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा जो सॉइल की ज़रूरत पड़े फिलिंग के लिए वह बहुत ज़्यादा दूरी से भी ना लानी पड़े, और प्लस उसको कम भराव करना पड़े या कम कटान करना पड़े। ठीक है, इस प्रकार से हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं सड़क पर पड़ने वाली नदी या नाले। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब हम रोड बना रहे हों या हाईवे बना रहे हों तो उसमें यही कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि जितनी भी क्रॉसिंग्स हैं, जितने भी ब्रिज हैं वह या टनल हैं वो कम से कम पड़ें, क्योंकि इनको पढ़ने से जितनी ज़्यादा ये संख्या में पढ़ते हैं उतना ही आपका हाईवे का, रोड का जो है वो खर्चा आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए यह भी ध्यान रखेंगे कि सड़क पर पड़ने वाले जितने भी नदी, पुल, नाले हैं या कम पड़े, और अगर पड़ रहे हैं तो फिर हमें एक इसमें ज़रूरत होती है कि इसके फ्री बोर्ड पर, डेक पर हमें लाना पड़ता है। उसके बाद डेक के बाद उसको सीधे सीधे समतल मैदान पर मिलाना होता है। तो यह दोनों, एक पॉजिटिव जो ढाल है और एक आपका निगेटिव ढाल है, या आप ये कह सकते हैं एक अप ग्रेडियंट है, एक डाउन ग्रेडियंट है, इन दोनों को ध्यान में रखना होता है। ऐसे ही ढाल देनी होती है कि हमें कोई प्रॉब्लम वहाँ पर ना हो, अधिकतम जो फ्लड लेवल है उसको हमें क्रॉस ना करना पड़े। ठीक है, जो पहले से निर्धारित होते हैं, जो फ्लड लेवल है वो पहले से हमें पता होते हैं, क्योंकि हमें 35 साल का, 40 साल का डाटा हमारे पास रहता है, तो हम उसी हिसाब से जो इसका रिवर का डेक है उसी डेक के हिसाब से सड़क को जो है हम चढ़ाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रेल तथा अन्य सड़कों की क्रॉसिंग। अब समतल पार्कों में अगर मान लीजिए कहीं पर रेल है और रेल नीचे जा रही है रोड से, या रोड थोड़ा ऊपर है, तो उसको लेवल में लाना पड़ता है, इस हिसाब से हमें उसको क्रॉस करवाना पड़ता है। उसके बाद सड़क की नेचर या प्रकृति। अब देखिए, जितना भी ढालू सड़क होगी, जितना भी चिकनी सतह वाली सड़क होगी, उसमें वाहन फिसलने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ऐसी सड़कों पर ग्रेडियंट कम देना रहता है, और ऐसी जगहों पर ब्रेक जो होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा ताकत पड़ती है। अब उसके बाद सड़क के पार्श्व में स्थित भवनों के लिए पहुँच। देखिए, जब हम रोड बनाते हैं तो हमारी यही आशा होती है कि हम पर्टिकुलर जाके किसी भी जगह पर जो घर बने हैं वह उससे कनेक्शन हो सके। ऐसा नहीं है कि जो आदमी रह रहा है हाईवे के पास में वो थोड़ी दूर चल के आए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी नगर में घर हैं उनके वहाँ तक पहुँचा जाए, लेकिन पहुँचने में यह भी ध्यान रखा जाए कि घर, जो रोड का पानी है वो घरों में भी ना जाए और घर का पानी रोड पर भी ना जाए। तो इस तरीके से हमें उसको ग्रेडियंट देना होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं सड़कों की जल निकासी। रेल जो आपका हाईवे है उसमें क्या करते हैं कि जब लंबवत ढाल देते हैं या लॉन्गिट्यूडनल स्लोप देते हैं या ग्रेडियंट देते हैं, तो इस समय पे ग्रेडियंट लेने के समय पे हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें मिनिमम इतना ग्रेडियंट तो प्रोवाइड ही करना चाहिए। अगर कंडीशन नहीं भी है ग्रेडियंट प्रोवाइड करने की जगह पर, तो इतना तो प्रोवाइड करना ही चाहिए कि पानी आराम से बहता हुआ निकल जाए। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, जब आप फर्श बनवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत माइन्यूट स्लोप दिया जाता है जिससे उस पर पड़ने वाला पानी जो है वो बाहर को मूव आउट हो जाए। तो इसी तरीके से जब भी हम हाईवे बनाएंगे तो हमारी कोशिश यही रहेगी, जो हाईवे के सहारे जो नालियाँ चल रही हैं उसमें इतना ग्रेडियंट दे दिया जाए कि पानी आराम से बाहर को मूव करता हुआ चला जाए। अब बात करते हैं ग्रेडियंट के प्रकार। तो ग्रेडियंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ, इसके बाद इनकी डिटेल्ड में स्टडी है। न्यूनतम ढाल मिनिमम ग्रेडियंट, नियंत्रक ढाल रूलिंग ग्रेडियंट, सीमांत ढाल अधिकतम ढाल लिमिटिंग और मैक्सिमम ग्रेडियंट, विलक्षण ढाल एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, औसत ढाल एवरेज ग्रेडियंट। ये इतने प्रकार के आपके ढाल होते हैं या ग्रेडियंट होते हैं। उसके बाद एक ग्रेडियंट होता है आपका फ्लोटिंग ग्रेडियंट या चल या प्लव ग्रेडियंट। अब बात करते हैं न्यूनतम ढाल क्या होता है। तो देखिए, जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर हमें ज़रूरत नहीं भी है तो ऐसी सिचुएशंस में भी हमको क्या करना होता है, हम ढाल प्रोवाइड करते हैं। हम ढाल प्रोवाइड करते हैं कि रोड का जो वाटर है, जो पानी है, जो बारिश का पानी है, वह आराम से बहता हुआ साइड से निकल जाए। तो इसीलिए जैसा मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि हमें वाटर निकालने के लिए जो मिनिमम ढाल देना पड़ता है वह क्या कहलाता है, न्यूनतम ढाल या मिनिमम आपका ग्रेडियंट। इसका मान कितना होता है, 1/250 से लेकर 1/500 तक यह न्यूनतम ढाल का मान होता है। बिटुमिन सड़क के लिए 1/250 लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो यह न्यूनतम ढाल होता है यह डिपेंड भी करता है कि आपका सड़क की सतह कैसी है, वर्षा की तीव्रता कैसी है। वर्षा अगर स्लो है तो ढाल ज़्यादा देना पड़ेगा, वर्षा अगर बहुत तेज उस एरिया पे होती है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए, जैसे कि आप जो है साउथ इंडिया में रह रहे हैं, मेघालय क्षेत्र में रह रहे हैं, लगातार वर्षा होती है, आपको स्लोप ज़्यादा देना पड़ेगा, फटाक से पानी बाहर को निकल जाएगा। ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ वर्षा बहुत रेयर होती है या होती ही नहीं है, वहाँ पर आपको ग्रेडियंट कम देने की आवश्यकता है, ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम किसी रोड में न्यूनतम ढाल प्रोवाइड करते हैं या मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं तो उससे हमारा जो सड़क है उसकी एज बढ़ जाती है। एज बढ़ जाती है, उसमें मेंटेनेंस का खर्चा बच जाता है। और मेंटेनेंस का खर्चा कितना बचता है, 15 से 20% जो है उसकी लागत कम आती है। वरना हमें रोड में सबसे जो कठिन काम होता है वो हमारा रेगुलर लेवल पर, रेगुलर टाइम पर उसका मेंटेनेंस कराना। यह सबसे टफ वर्क होता है जिसमें हम बचत कर सकते हैं। इसलिए हमें कहीं भी किसी भी जगह पर अगर रोड बना रहे हो, चाहे ODR हो, MDR हो, डिस्ट्रिक्ट रोड हो, विलेज रोड हो, हाईवे हो, कंट्री रोड हो या मिलिट्री रोड हो, किसी भी टाइप की रोड हो, उसमें हमें ग्रेडियंट देना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नियंत्रक ढाल। तो नियंत्रक ढाल क्या है, जब हम एक सड़क है, सड़क का जब हम संरेखण करते हैं, उसका लेआउट करते हैं, तो उसमें एक गाड़ी जो है बिना अधिक शक्ति लगाए, बिना ज़्यादा थके, बिना पावर बहुत लगाए, वह क्या कर सकते हैं, लंबी दूरी तक चल सके और आवश्यक होने पर रुक सके, ठीक है। अब उसमें आप ऐसा नहीं है कि आपका पावर भी ना लगे और रुक भी ना सके और लुढ़क जाए, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ढाल ना होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गाड़ी बिल्कुल एक जगह पर खड़ी रहे। तो ऐसा ढाल देना जिसमें आपका व्हीकल जो है स्मूथली आगे को मूव कर सके, ज़्यादा उसका पावर ना खर्च हो। जितने भी नॉर्मल रोड होते हैं या कैसे होते हैं, नियंत्रक ढाल पर बने होते हैं। इसमें जब मर्जी हो आप उसको रोक सकते हो, जब मर्जी हो आप व्हीकल को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यह क्या कहलाता है, नियंत्रक ढाल। इसके लिए अलग अलग आपकी वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ कौन सी हैं, मैदानी क्षेत्रों के लिए आपकी अलग है। मैदानी क्षेत्रों के लिए क्या है, 1/30 3.33%, ठीक है।
और पहाड़ी सड़कों के लिए कितना वैल्यू है 1 in 25%। नियंत्रक ढाल को हम क्या बोलते हैं डिजाइन ग्रेडियंट। नियंत्रक ढाल को क्या बोला जाता है डिजाइन ग्रेडियंट। ठीक है, अब बात करते हैं सीमांत ढाल या अधिकतम ढाल। सीमांत ढाल क्या होता है, जब हमारे सड़क पर लंबे लंबे मोड़ आ रहे हों, कटान और भराव से बचना हो, या फिर कोई टीला आ रहा हो, तो उस जगहों पर हमें क्या करना होता है, टोपोग्राफिक कंडीशन के कारण या स्थलाकृति के कारण हमें उसमें बहुत ज़्यादा ढाल देना पड़ता है। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी सीमांत ढाल बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दूरी तक प्रोवाइड करेंगे तो ट्रैफिक हमारा क्या होगा, बाधित होगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, या उसमें ईंधन की खपत ज़्यादा होगी। तो इसलिए सीमांत ढाल उसी केसों में दिया जाता है, उन्हीं केसों में दिया जाता है जिन केसेस में आपका ऐसा हो रहा हो, कटान ज़्यादा हो रहा हो, भरान ज़्यादा हो रहा हो, या हमें इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो स्लोप है वो है आपका विलक्षण ढाल या एक्सेप्शनल स्लोप जो है वो क्या होता है, यह विशेष परिस्थिति में जो है सीमांत ढाल की तरह ही होता है, या विशेष परिस्थिति में किसी बाधा को लांघने के लिए, या कोई जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, या आपका पठार है, या आपका कोई रिवर है थोड़ी दूर में, या तालाब है थोड़ी दूर में। अब उसको हम अगर इसको क्रॉस करना है तो हम क्या बनाएंगे, इस पे पुल बनाएंगे, उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक साइड से कहीं से हम ढाल देने की बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसी सिचुएशंस कभी आ जाती हैं तो हमें बहुत विलक्षण ढाल देना पड़ता है। लेकिन इस ढाल को हम 1.5 किलोमीटर की दूरी में सिर्फ एक ही बार दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं, और यह 100 किलोमीटर की लंबाई तक ही देना होता है। मैदानी सड़कों में इसमें जो ग्रेडियंट देते हैं उसका मान होता है 1 in 15, और पहाड़ी सड़कों में ग्रेडियंट का मान कितना होता है 1 in 12। कंपटीशन में यह डाटा पूछा जाता है। आप लोगों को यह डाटा सेमेस्टर एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं आवश्यक ढाल की, औसत ढाल की। औसत ढाल क्या होता है कि अगर कोई सड़क है उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ में जो ढाल दिया गया है उसका जो औसत है वह क्या कहलाता है, एवरेज स्लोप कहलाता है या औसत ढाल कहलाता है। अब इसमें दिए गए जब हम ढाल देते हैं तो ढाल में क्या होता है कि पर्टिकुलर दिए गए जितने भी, चाहे वो राइज हो और चाहे वो फॉल हो, उन सभी का जो एवरेज है वो क्या कहलाता है, औसत ढाल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको फिगर से बताऊंगा कि औसत ढाल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर यह सब मिला के 5 मीटर इसकी लेंथ, 5000 मीटर लेंथ है, और यहाँ पर राइज, ये आपका राइज है, ये आपका समतल है, फिर राइज है, फिर समतल है, फिर राइज है, फिर आपका समतल है। तो इस तरीके से जो एवरेज बना वो आपका यहाँ से यहाँ तक कितना बना, 10 मीटर का। यहाँ पर राइज फॉल ये सब मिलके कितना, यहाँ ऊंचाई कितनी हुई 10 मीटर। मतलब यहाँ 0 पर थे और यहाँ आज कितने पर हो, 10 मीटर पर। तो हम क्या करेंगे, 10/10 डिवाइडेड बाई 5000। जब 10 डिवाइडेड बाई 5000 करेंगे तो 0 0 से कैंसिल कर देंगे, तो कितना वैल्यू आएगा आपका 1/500। ठीक है, तो यह आपकी क्या कहलाएगी, एवरेज स्लोप या एवरेज ग्रेडियंट। ठीक है, अब बात करते हैं चल या प्लव ढाल। अब इसमें क्या होता है, जब कोई सामान्य गति से कोई वाहन आ रहा हो, अब सामान्य गति से कोई वाहन आ रहा हो और वह क्या करे, आपका एक टाइम पे किसी ढाल पर आ जाए, और कौन सी ढाल पे आ जाए, डाउन ग्रेडियंट पर आ जाए। जब कोई सामान्य गति से वाहन चल रहा हो और वह डाउन ग्रेडियंट पर आ जाए तो क्या हो, उसको पावर ना लगानी पड़े और ना ही ब्रेक लगाना पड़े, एक नॉर्मल गति बनाए रहे, और बनाते बनाते फिर वह समान गति से एक एवरेज स्पीड पर आ जाए, मतलब नॉर्मल रोड पर आ जाए। ऐसा ना हो कि एकदम नीचे जाए फिर ऊपर जाए तो इसको पावर लगानी पड़े, पावर नहीं लगानी पड़े, यह धीरे धीरे इस हाईवे में इस तरीके से आ जाए एवरेज रोड पर। तो इसको क्या बोलेंगे, ना तो इसमें त्वरण होगा और ना ही इसमें मंदन होगा। तो ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी जो ग्रेडियंट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, चल या प्लव ढाल। इसमें क्या होता है, कर्षण बल और कर्षण प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ना ही इसमें एक्सीलरेशन होता है ना ही इसमें रिटार्डेशन होता है।
तो ना ही व्हीकल की जो वो स्पीड है वह मंद पड़ती है, ना ही स्पीड बहुत तेज होती है, तीव्र होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वक्र पर अनुलंब ढाल। देखिए, जब हम कोई कर्व होता है, रोड पर कोई कर्व देते हैं तो हमें क्या होता है, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। तो इस ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस के कारण हम कभी भी वक्र पर कर्व नहीं देते हैं, ढाल नहीं देते हैं कर्व पर, स्लोप नहीं देते हैं कर्व पर। बट अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, हमें स्लोप देना ही अनिवार्य हो, तो उस कंडीशन में हमें हाईवे में बताया गया है कि आप 75 डिवाइडेड बाई आर प्रतिशत की कमी कर दें। जहां पर आर क्या है, ये आर जो है वो क्या है, वक्र की त्रिज्या है। मान लीजिए ये वक्र है, ठीक है, और ये वक्र की यहाँ पर क्या है, इसकी रेडियस है। अब हमें यहाँ पर ढाल देनी ही है, तो ढाल जो नॉर्मल देनी है, जितना परसेंट देना है, उसमें से आप 75/r% की आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें ढाल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक इसमें न्यूमेरिकल आपको बताया भी है, और आगे मैं टेक्स्ट सीरीज में आपको एक न्यूमेरिकल दिया ही है इसी तरीके का, तो आप इसको देखिए सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, यदि सड़क की क्षैतिज वक्र की त्रिज्या कितनी है, 300 मीटर, नियंत्रक ढाल कितना है, 1/30, तो वक्र पर अनुज्ञेय ढाल ज्ञात करना है, ज्ञात करो। अब क्या करना है, इसमें नियंत्रक ढाल हमारा कितना है, 1/30। नियंत्रक ढाल कितना है, 1/30, तो 1/30 इंटू 100, ये कितना है, 3.33। वक्र पर ढाल में अधिकतम कमी कितनी है, 75/r, 75/300, ये कितना है, 0.25। अब क्या करेंगे, इस 3.33 में 0.25 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब इतना माइनस कर देंगे आप, तो कितना आएगा, 3.08। 3.08 को आप 1 में कन्वर्ट कर लीजिए, रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 100/3.08 इस तरीके से करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1/32.47। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कर्व पर हमें कितना ग्रेडियंट देना है। वैसे तो हम ग्रेडियंट नहीं देंगे, लेकिन कंपटीशन में पूछा जाता है अगर हमें कर्व पे ग्रेडियंट देना है तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल का लेवल और अगर बढ़ा दे कंपटीशन में यही होता है, कभी आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया, बच्चे ने कर दिया। कभी आपसे पूछ लिया कि भाई आप बताइए इसमें कितना कमी कर सकते हैं, आपने को नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। एसएससी में आपको ये सेमेस्टर में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आपका टारगेट ही वही है। उसके बाद बात करते हैं पहाड़ी मार्गों के लिए अनुलंब ढाल। तो पहाड़ी मार्गों में जो व्हीकल्स के लिए है वो नॉर्मल वही अनुलंब ढाल रहेगा। बट अगर हमारे लिए जो पहाड़ी में कुछ स्पेशल टाइप के व्हीकल्स चलते हैं उनके लिए पूरी टेबल दी हुई है, उस अनुलंब ढाल को आप देखिएगा। जैसे कुलियों के लिए है, तो इसमें कुलियों के लिए कितना है, 1/7.5, अधिकतम कितना है, 1/5। अश्वपथ के लिए 1/10 और अधिकतम कितना है, 1/7.5। ऊंटपथ के लिए कितना है, 1/20 और अधिकतम कितना है, 1/15। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के आपके ग्रेडियंट जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग प्रकार के वाहनों के लिए, अलग अलग प्रकार के साधनों के लिए। अब बात करते हैं क्षैतिज वक्रों पर सड़क की अतिरिक्त चौड़ाई। तो होता क्या है कि जब हम किसी भी हाईवे को या किसी भी रोड को हम कर्व पे लाते हैं, तो जब ऐसे वाहन आता है तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप साइकिल या मोटरसाइकिल या आप कार में चलते हैं तो आपको लगता है जब कर्व पे जाते हैं तो हमें बड़ी दूर से मोड़ना पड़ता है। आपका पीछे वाला पहिया कहीं बाहर यहाँ आ जाता है और आगे वाला पहिया यहाँ पहुँच जाता है। अब हमें अगर रास्ता ये चौड़ा नहीं करेंगे तो पिछले वाला पहिया तो बर्म पे आ जाएगा, अगर यहाँ बर्म नहीं है तो आप नीचे चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस रोड के किनारे को जो ये कर्व वाला पोर्शन है इसको हम चौड़ा कर देते हैं। जब हम इसको चौड़ा कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज वक्रों पर सड़क की अतिरिक्त चौड़ाई या वाइडनिंग ऑफ रोड अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें हमें पेवमेंट को, जो पेवमेंट है उस पे से अगर हमारा व्हीकल हट जा रहा है, उस पर्टिकुलर टर्म को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, आपका ऑफ ट्रैकिंग। तो नॉर्मल भाषा में अगर आप कहीं पर जाएंगे और पूछेंगे कि भाई आपका जो है हॉरिजॉन्टल कर्व पर रोड क्यों चौड़ा करते हैं, तो आप बोल दीजिए कि जब कर्व पे हमारी व्हीकल होता है तो वो ऑफ ट्रैक हो जाता है, ऑफ ट्रैकिंग हो जाता है, इसलिए हमें उस कर्व पर जाके जो रोड की चौड़ाई है उसको सामान्य चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है।
अब बात करते हैं कि रोड की जो सामान्य चौड़ाई है वह एकदम से नहीं बढ़ाते हैं। उस सामान्य चौड़ाई को अगर हम बढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह पर बढ़ाएंगे, आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। रोड की चौड़ाई पहले एक नॉर्मल चौड़ाई होगी, उसके बाद उसकी धीरे धीरे चौड़ाई बढ़ाएंगे, फिर फुल कर्व पे उसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे। तो जहां पर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं, संक्रमण कर्व। तो मैं आपको फिगर में दिखाता हूं कि संक्रमण कर्व कैसे बनाते हैं। तो यहां देखिए, ये रोड की आपकी सामान्य चौड़ाई है, इसमें व्हीकल्स का आप देख रहे होंगे अगला पहिया लगा हुआ है, और यहां पर वक्र के कारण सड़क की अतिरिक्त चौड़ाई हमने यहां पर बढ़ा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो व्हीकल है, व्हीकल के कारण, व्हीकल चूंकि व्हीकल का जो व्हील है वो बाहर की ओर आ रहा था, तो हमने क्या किया, उसमें अतिरिक्त चौड़ाई बढ़ा दी। किसमें, रोड के चौड़ाई में, है ना। और कहां पर, कर्व पर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कर्व पर हम व्हीकल के लिए अतिरिक्त चौड़ाई बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा व्हीकल अगर मूव करेगा तो ऑफ ट्रैक नहीं होगा, वो ट्रैक पर ही रहेगा। अब कैसे, मैंने भी बोला था कि कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे आपके यहां पर। ये देखिए, यहां पर क्या रहेगा, ये आपकी सीधी सड़क है, सीधी सड़क के बाद ये आपकी क्या है, ये संक्रमण वक्र है, क्योंकि यहां धीरे धीरे हमने चौड़ा करना शुरू किया है रोड को। ये देखिए, यहां पर धीरे धीरे चौड़ा करना शुरू किया, और उसके बाद ये फुल्ली जो है, ये जब इसकी बात करेंगे यहां पर, यहां तक, तो ये इसकी बात करेंगे जब, तो ये क्या है, पूरा सिंपल कर्व है। तो ये पोर्शन पूरा सिंपल कर्व है। देखिए यहां फिर से देख लीजिए, ये पोर्शन पूरा आपका क्या है, एक सिंपल कर्व है, और बाकी का जो पोर्शन जहां थोड़ा थोड़ा पोर्शन हमने शुरू किया है, ये क्या है आपका, यहां तक ट्रांजिशन कर्व है, या इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रमण वक्र या संक्रमण कर्व। उसके बाद ये पूरा क्या है, ये स्ट्रेट रोड है, मतलब स्ट्रेट रोड का मतलब जो रोड की नॉर्मल चौड़ाई चली आ रही थी। तो यहां पर हमने क्या किया, रोड की अतिरिक्त चौड़ाई बढ़ा दी। जो रोड की सामान्य चौड़ाई यह थी, उससे हमने एक्स्ट्रा चौड़ाई जो है वो आपकी बढ़ा दी। ठीक है, तो ये मैंने पूरा फिगर दिखा रखा है आपको, वक्र पर सड़क की अतिरिक्त चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो मैं नोट्स पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए, मैं आपको अगर जो मेरे नोट्स की थ्योरी है यही मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो आपको लिखा है मैं बता वही रहा हूं, बट एक किताबी लैंग्वेज में बताने से अच्छा है कि अपनी भाषा में बताया जाए, जिससे बच्चों को समझ में आए। ठीक है, बाकी तो आप नोट्स पढ़िएगा। उसके बाद बात करते हैं इसके लाभ क्या हैं। तो इसके लाभ ये होते हैं, एक तो वाहन मिडिल में रहता है, ऑफ ट्रैक नहीं होता है, एक्सीडेंट से आप बच जाते हैं, दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। दूसरा क्या है, अगर वक्र बहुत चौड़ा होगा तो हमारे व्हीकल से दूसरा व्हीकल बहुत जल्दी दिखाई देगा, इसका मतलब साइड डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, वक्र पर चौड़ाई के लिए एक फार्मूला भी है, उससे आप वक्र की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। कितना रखना है, तो W बराबर L²/2R। ठीक है, इससे निकाल सकते हैं, वेयर R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व, L इक्वल टू व्हील बेस का विड्थ जो है, और W क्या है, वो प्रति लेन सड़क की चौड़ाई जो है वो मीटर में। यहां पर लेन जो है, लेन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था। आज एक बच्चा पूछ भी रहा था कि सर लेन क्या होता है। तो लेन ये होता है, जब हमारा जो रोड पर ट्रैफिक चलता है, तो वह अगर हमारी रोड सिंगल रोड है तो एक जगह ऐसे चलता है और एक जगह ऐसे चलता है, आने वाला और जाने वाला। ठीक है, तो अगर हमारा डबल लेन रोड है तब तो ये सिचुएशन बनी हुई होती है, तो इसको आप 2 लेन बोलेंगे। अगर यह सिंगल लेन है तो इसमें कुछ डिसाइड नहीं होता है, तो आने वाले लोग आपके इधर से आ रहे हैं और जाने वाले आपके इधर से जा रहे हैं, तो इस तरीके से सेल्फ डिसाइड हो जाता है। लेकिन इसी जब आपका जाने के लिए अलग लेन हो, अलग बना हो, यहाँ पर सफ़ेद पट्टियों से मार्किंग की गई हो, तो आपको ये पहला लेन और ये आपका दूसरा लेन। अगर 4 लेन है तो इसके बीच में एक डिवाइडर आएगा और यहाँ पर इस तरीके से सेम ऐसे रहेगा। अगर 6 हैं तो यहाँ पर जैसे 3 एक साथ आ जाएंगे, फिर डिवाइडर आ जाएगा, फिर 3 एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो वो 6 लेन कहलाएगा। अब देखिए, वक्र जो है हर जगह नहीं दिया जाता है। जब वक्र की त्रिज्या 300 मीटर से ज्यादा हो तो वक्र को चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वक्र को चौड़ा करने की आवश्यकता 300 मीटर में, क्योंकि 300 मीटर बहुत ही ज्यादा चौड़ाई होती है। अब मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू IRC के अकॉर्डिंग आपको कुछ टेबल दी गई हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि कितना कर्व प्रोवाइड होना है। ठीक है, कितना कर्व पे चौड़ाई प्रोवाइड होनी है।
तो आपका सिंगल लेन के लिए अगर 20 मीटर है तो 0.90, 21 से 40 तक है तो 0.60, 41 से 60 तक है तो 0.60। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ बढ़ रही थी आपकी चौड़ाई, जो त्रिज्या है रेडियस बढ़ रही थी, तो हमने चौड़ाई क्या कर दी, चौड़ाई यहाँ पर नहीं बढ़ाई है, 0 कर दी है। जो रोड की सामान्य चौड़ाई रहेगी वही कर्व पे चौड़ाई रहेगी। ठीक है। अब लेकिन जब हमारा डबल लेन है, चूंकि डबल लेन में ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो यहाँ 20 मीटर पर 1.5, 21 से 40 पर 1.5, 41 से 60 पर 120, 1.20, 61 से 100 पर 0.90 और 101 से 300 पर 0.60। तो यह डाटा आपको ध्यान रखिएगा। और डाटा जब आप देख रहे हैं तो इसमें एक चीज जरूर नोटिस कीजिए, यहाँ देखिए आप कि 21 से 40 तक जब रेडियस थी, यहाँ पर जब कर्व की रेडियस 21 से 40 तक थी तो हमने 1.5 दिया, और वैसे 41 से जब 60 हुई तो हमने कम दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी कर्व की रोड की रेडियस ही बढ़ रही है, रोड की चौड़ाई अपने आप बढ़ रही है, तो हमें एक्स्ट्रा चौड़ाई देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए ये डाटा लगातार आगे कम होता जा रहा है। ठीक है। तो आप जो पॉइंट्स हैं उनको समझिए कि क्या आपके पॉइंट्स हैं, किस तरीके से डाटा जो है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं डिजाइन स्पीड। तो देखिए वह जो हमारा व्हीकल होता है, व्हीकल ना तो बहुत तेज चले जिससे एक्सीडेंट हो जाए, ना तो बहुत धीमा चले जिससे ट्रैफिक डेंसिटी बाधित हो। तो अलग अलग रोड के लिए हम क्या करते हैं, व्हीकल की स्पीड डिजाइन करते हैं। अब अलग अलग रोड के लिए क्यों डिजाइन करते हैं? क्योंकि हमारे रोड जो हैं वो स्पीड पर ही डिजाइन होते हैं, कि अगर विलेज रोड है तो उसको हम हाईवे की स्पीड पर नहीं डिजाइन कर सकते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अलग अलग हाईवेज पर कुछ ट्रैफिक का अलग अलग जो है वो सेग्रीगेशन होता है। जैसे आप हाईवे में द्रुत गति से चलने वाले या बहुत तेज चलने वाले वाहनों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि विलेज रोड पर ऐसी संभावना नहीं होती है, धीमे चलने वाले साधनों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपका जो डिपेंड करता है डिजाइन स्पीड, वह किस पे डिपेंड करता है? तो वह डिपेंड करता है आपका विड्थ ऑफ पेवमेंट पर, रोड सरफेस पर, साइड डिस्टेंस पर, ग्रेडियंट पर, कर्व रेडियस पर, सुपर एलिवेशन पर, ट्रैफिक डेंसिटी पर, और आपका उसकी टोपोग्राफी क्या है, प्लेन एरिया है, हिल एरिया है, इन पर सब पर डिजाइन स्पीड जो है वह निर्भर करती है। ठीक है। अब महामार्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो डिजाइन स्पीड है वह निर्धारित की गई है, लेकिन अगर जब आप मोड़ पर होंगे तो डिजाइन स्पीड कितना यूज करेंगे? 70%। जितनी डिजाइन स्पीड हाईवे की आपकी लिखी होगी, तो जहां भी आपके विलेज रोड या किसी भी जगह पर रोड पे लिखी होगी, तो आप क्या करिएगा, उस डिजाइन स्पीड में अगर आपकी 100 लिखी है तो कर्व पे कितनी हो जाएगी? आपकी 70 हो जाएगी। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद करते हैं स्पीड लिमिट की बात। स्पीड लिमिट हमेशा डिजाइन चाल से डिफरेंट होती है और कम होती है। डिफरेंट और कम क्यों होती है उसका भी रीजन है। डिजाइन स्पीड इसलिए कम होती है हमेशा विकल्पन चाल से, क्योंकि जो हमारी स्पीड लिमिट होती है वह किसी न किसी कारणवश कम कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है वह मैं बताता हूं। जब हमारा रोड बन रहा होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या उसमें मेंटेनेंस चल रहा हो, या रोड में कोई दोष आ गया हो, या उसमें क्रॉसिंग हो, संगम हो, है ना, कुछ भी हो ऐसा, या किसी का आगे वाहन खराब हो गया हो, या कोई भी रोड में ज़्यादा ढाल हो, बहुत ज़्यादा स्टीप ढाल हो, घनी आबादी वहाँ पर हो, या टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस हो वहाँ पर, ऐसी जगहों पर हम क्या करते हैं, स्पीड लिमिट लगा देते हैं। आपने रोड के किनारे देखा होगा, एक निशान लगा होता है और उस पर यहाँ पोल पे लिखा होता है कि आगे जो है वो आपके स्कूल है या कुछ बना हुआ है, तो आपकी स्पीड लिमिट जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी, ऐसा लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो ये क्या है? आपकी स्पीड लिमिट या गति सीमा। ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रीन पेन से आपको हाईलाइट किया हुआ है कि गति सीमा का भान करने के लिए या उसको देखने के लिए महामार्गों पर सीमा पट्ट स्थापित किए जाते हैं या आपके सिग्नल स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइड डिस्टेंस की और विजिबिलिटी डिस्टेंस की। साइड डिस्टेंस क्या होती है? तो देखिए, साइड डिस्टेंस वह दूरी है जिसमें वाहन चालक जो है अपनी स्थिति से आगे साफ साफ मार्ग को देख पाता है। ठीक है। जिससे उसको पता रहे कि हमारा जो दूसरा वाहन आने वाला है वह हमसे कितनी दूर है और अपने व्हीकल को वो कंट्रोल कर पाए। जैसे आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, तो सामने आने वाली कार
आपको कब टर्न लेना है, कब क्रॉस लेना है, कब ब्रेक मारना है, तो कैसे पता लगेगा, कितनी दूरी से आपके दिमाग में बातें चलने कि इसके लिए हमें कंट्रोलिंग करनी है, वह दूरी क्या कहलाती है, वह कहलाती है दृश्य दूरी। दृश्य दूरी जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं मेन, उनको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे IRC के अनुसार जो सड़क चालक होता है, जो व्हीकल चालक होता है, उसकी सड़क तल से दूरी जो है 1.2 मीटर ली जाती है। सड़क पर जो बाधा होता है, बाधा कितनी 15 सेंटीमीटर उसकी हाइट ली जाती है, ऊंचाई ली जाती है। ठीक है। अब वाहन जो है वो चाल वाहन की जितनी तेज होगी तो दृश्य दूरी भी उतनी अधिक होगी। ठीक है। ऐसा क्यों है? देखिए, आप अगर कोई आदमी जो है 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, और एक आदमी 200 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, तो 100 वाले से हमें अगर हमारे पास आ जाएगा तब भी हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 200 वालों को बहुत दूर से हमें देखना पड़ेगा, तो इसलिए दृश्य दूरी क्या होती है, उस टाइम पे बढ़ जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर सड़क और टायर के बीच में फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन कम है, अगर खुरदरा है तो क्या होगा, खुरदरा है तो आपका व्हीकल का स्पीड कम होगा तो दृश्य दूरी कम हो जाएगी। अगर बहुत स्मूथ है तो व्हीकल का स्पीड ज्यादा होगा तो दृश्य दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यह कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करता है, जिसका मान कितना लिया जाता है अकॉर्डिंग टू RCC 0.4। ठीक है। अब अनुलंब ढाल और वक्र की चढ़ती उतरती ढालों पर विचार किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं परसेप्शन टाइम क्या होता है या परसेप्टर टाइम क्या होता है। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बोध काल। तो सड़क पर क्या होता है, जब कोई खतरा होता है तो किसी रुकावट या खतरा को महसूस करने के लिए आपको कितने देर बाद आप गाड़ी पर ब्रेक लगाने का निर्णय करते हैं, वह उसका बोध काल कहलाता है। अब इसको मैं एक बहुत अच्छी भाषा में आपको समझाता हूं, नॉर्मल भाषा में। मान लीजिए आप ट्रक चला रहे हैं, ठीक है, और अपोजिट साइड में आपके एक कार आ रही है। ठीक है। अब आपको लग रहा है कि हमें यहां रोकना पड़ेगा, लेकिन आप कब, किस टाइम आपके दिमाग में आया कि हाँ अब ब्रेक लगाने ही पड़ेंगे, वो जो टाइम है पर्टिकुलर, वह क्या कहलाएगा, ब्रेक काल कहलाएगा। आपका माइंड और आपके पैर जब ब्रेक पे काम करें तो उस टाइम का क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर टाइम जब महसूस कर रहे हो आप, तो यह क्या कहलाएगा, बोध काल कहलाएगा। ठीक है। यह कितना समय लिया जाता है, 2 से 3 सेकंड। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपका दिमाग ने कह दिया कि हमें ब्रेक लगाना है। ठीक है। तो ब्रेक रिएक्शन टाइम क्या होता है, आपने दिमाग ने कह दिया ठीक है ब्रेक लगेंगे, इस टाइम पे मैं ब्रेक लगाऊंगा। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड बाद। उसके बाद फिर क्या किया, आपने ब्रेक लगाया, तो जो ब्रेक लगाने में जो कुछ क्षण लगते हैं, कुछ टाइम लगता है, वह क्या कहलाता है, ब्रेक प्रतिक्रिया काल कहलाता है या ब्रेक रिएक्शन टाइम कहलाता है। इसमें क्या होता है, जब आपने सोचा और ब्रेक लगाने सोचा, उतनी देर में वाहन थोड़ी दूर चला जाता है, ठीक है, या बाधा की ओर बढ़ जाता है, तो इस पर्टिकुलर टाइम को क्या बोला जाता है, ब्रेक रिएक्शन टाइम बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं ब्रेकन दूरी। ब्रेकन डिस्टेंस क्या होती है, ब्रेक डिस्टेंस क्या होती है, तो ब्रेक डिस्टेंस ये होती है कि भाई पहले आपने बोध किया था, पहले आपने बोध किया, माइंड में सोचा। अब माइंड में सोचने के बाद आपने क्या किया, पहले आपने माइंड में सोचा, माइंड में सोचने के बाद आपने क्या किया, पैर ब्रेक पे रखे, अभी लेग आपने रखे हैं ब्रेक पर, उसके बाद आपने लगा दिए ब्रेक। अब ब्रेक लगा दिए, फिर क्या हुआ, गाड़ी जस्ट रुकेगी नहीं, एकदम से नहीं रुकेगी, थोड़ी दूर क्या करेगी, रगड़ खाएगी, स्किड होगी, घिसटेगी। ठीक है। तो जो व्हीकल जो है वो घिसटता है थोड़ी दूर तक या स्किडिंग होती है, इसको बोलते हैं ब्रेकन दूरी। ठीक है। यह डिपेंड किस पे करती है, ड्राइवर पर डिपेंड करती है कि ड्राइवर की कैपेसिटी कितनी है और प्लस तुम्हारे ब्रेक की पावर कितनी है, दोनों पे डिपेंड करती है। तो इसका फार्मूला होता है ब्रेकन दूरी का, D बराबर V²/2GF। अगर V स्पीड ज्यादा है तो स्किडिंग ज्यादा होगी, तो ब्रेकन दूरी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है। और अगर जो है रोड रफ है ज्यादा, तो अगर रफ ज्यादा है तो फिर क्या होगा, D कम हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा, V क्या है, V है वाहन की गति मीटर पर सेकंड में, स्पीड है व्हीकल की, और G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सीलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और एफ क्या है, एफ है आपका रोड का जो फ्रिक्शन होता है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जिसका मान जो है स्पीड के अकॉर्डिंग आईआरसी ने आपको बताया है। वैसे नॉर्मल जो है आप 40 लेते 0.4 लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो 0.4 लेते हैं वो 30 किलोमीटर पर आवर के लिए है। अगर वाहन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो फिर 0.36 लेंगे, और अगर वाहन की स्पीड जो है हमारी वह इससे अधिक है, 60 से अधिक है, तो 0.35 लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दृश्य दूरी के प्रकार की। ठीक है, तो दृश्य दूरी के प्रकार कितने होते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दृश्य दूरी के प्रकार होते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और लेटरल साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को बोला जाता है रोक दृश्य दूरी, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस को बोला जाता है पारक दृश्य दूरी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को बोला जाता है प्रतिक्रमण दृश्य दूरी, और लेटरल साइड डिस्टेंस को बोला जाता है पार्श्व दृश्य दूरी। ठीक है, अगर किसी को हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप उसको इंग्लिश में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, रोक दृश्य दूरी क्या है, देखिए जब कोई वाहन होता है, अभिकल्पन चाल से हमारा डिजाइन स्पीड से चल रहा है, अब सामने उसके एक बाधा आ गई, उससे टक्कर से बचने के लिए जो सड़क की कुछ दूरी पर ही वो वाहन को रोक देता है उसको बोलते हैं सुरक्षित रोक या सेफ स्टॉपिंग साइड। इसे ही नॉन पासिंग दूरी भी कहा जाता है या न्यूनतम दृश्य दूरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आईआरसी के अकॉर्डिंग हमने न्यूनतम दृश्य दूरी का या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का टेबल दिखा रखा है जो अकॉर्डिंग टू स्पीड है। तो 20 के हिसाब से आपका 20 मीटर रहेगा, 25 किलोमीटर की रफ्तार है तो आपका 25 रहेगा, 30 की रफ्तार है तो 30 रहेगा, 40 की रफ्तार है तो 45 रहेगा, 50 की रफ्तार है तो 60 रहेगा, 60 की रफ्तार है तो 80 रहेगा, 70 की रफ्तार है तो 100 रहेगा, 80 की रफ्तार है तो 120 रहेगा, 100 की रफ्तार है तो आपका कितना रहेगा 180 रहेगा, 180 रहेगा। ठीक है, अब दृश्य दूरी जो है वह सुरक्षित रोक दूरी से कम नहीं होनी चाहिए, और दृश्य दूरी जो है वह ड्राइवर की आंख की ऊंचाई, जैसा मैंने पहले बता रखा है, 1.2 मीटर ऊपर ली जाती है, और बाधा की न्यूनतम ऊंचाई कितनी ली जाती है 15 सेंटीमीटर ली जाती है, और यह होनी ही चाहिए। इस चीज को अपने दिमाग में बसा के रखिएगा। अब मैं कुछ फिगर दिखाता हूं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है। तो देखिए ये आपके वाहन है, ये आपकी दृश्य दूरी, ये दूसरा वाहन है, ये आने वाला था, इतनी देर में इसको पता चल गया कि हाँ भाई अब हमें आपको रोकना है, ब्रेक लगाने हैं, नहीं तो हमारी टक्कर हो जाएगी। तो इसको क्या कहलाएंगे, दृश्य दूरी कहलाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से हमने, इसके बाद ये भवन था तो पहले देख नहीं पाया, बाद में भवन के बाद में उसने आपका यहाँ से देखना शुरू किया, इस पॉइंट से उसको यहाँ से दिखाई दे गया। ठीक है, सॉरी, इस जगह से ये आपकी जो लाइन है डॉटेड, यहाँ से आपका दिखाई उसे दे गया, तभी उसने ब्रेक लगाया। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरीके से वर्टिकल पे भी आप देख लीजिए, इसमें दृश्य दूरी को कैसे दिखाएंगे। यह 15 सेंटीमीटर बाधा की है और 1.2 मीटर क्या है, व्हीकल है जिसमें ड्राइवर की आंख की है। अब दोनों बाधाओं को देखकर यह दृश्य दूरी का अंदाजा लगा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से क्रॉसिंग पर बिल्कुल सेम है, एकदम सेम पॉइंट। यहाँ पर वाहन है, यहाँ पर वाहन है, इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से देख नहीं सकता, बिल्डिंग की वजह से देख नहीं सकता, तो इस जगह पर उसने देखा और उसके बाद आके वहां उसने ब्रेक लगा लिया। तो ये क्या कहलाया, दृश्य दूरी या जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब देखिए बात करते हैं कि सिंगल लेन वाली अगर सड़क है और विपरीत दिशा से आने वाले दोनों वाहनों को टक्कर से पहले स्टॉपिंग दूरी सामान्य दृश्य दूरी से दुगनी हो जाती है। ठीक है, या दुगनी होनी चाहिए। ऐसा क्या होता है, देखिए मेरी बात सुनिए, यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि सिंगल लेन वाली सड़क। देखिए जब सिंगल लेन वाली सड़क होती है तो हमें उस पर्टिकुलर जगह पर खतरा बरकरार रहता है। ये सिंगल रोड है, अगर यहाँ पर डबल लेन की है तो एक व्हीकल ऐसे जा रहा है, एक व्हीकल ऐसे जा रहा है, आपको क्या दिक्कत है। लेकिन अगर सिंगल रोड है, सिंगल लेन रोड है, तो इसी पे व्हीकल जाएगा, इसी पे दूसरा आएगा बगल में आपके, तो आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए दृश्य दूरी को हमें दुगना रखना होता है, दुगना रखना चाहिए, जिससे हम खतरे से बच सकें। अब बात करते हैं पारक दृश्य दूरी।
तो इसमें क्या होता है, एकल लेन वाली सड़क जब विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को एक दूसरे साइड से क्रॉस करती है तो दोनों वाहन जो हैं वो क्या करते हैं, नियंत्रित करके अपने बर्म पे चले जाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि अगर कोई रोड है जो सिंगल लेन है, अब इस सिंगल लेन रोड को हम क्या करेंगे भाई, सिंगल लेन रोड पे हम यहां तो व्हीकल क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस पे यहां शोल्डर होता है, ठीक है, और यहां भी शोल्डर होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों वाहन आराम से इस पे क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्रॉस करने के बाद पहले एक पहिया बर्म पे उतार लेगा, इधर का एक पहिया बर्म पे उतार लेगा, ठीक है, और दोनों वाहन क्या करेंगे, अपनी चाल स्लो कर देंगे और आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है पारक दर्श दूरी, और यह दूरी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की कितनी ली जाती है, दुगनी ली जाती है, क्योंकि यह सिंगल लेन रोड की बात मैं कर रहा हूं इसलिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रतिक्रमण दृश्य दूरी। प्रतिक्रमण दृश्य दूरी क्या होती है, मान लीजिए यहां पर एक रोड है और ये आपकी बैलगाड़ी चल रही है, ठीक है, तो किसी तेज गति वाले वाहन ने अपने आगे मंद चल रहे, मतलब बैलगाड़ी यहां पर चल रही है और बैलगाड़ी को इसने बिना डिस्टर्ब किए हुए क्रॉस कर लिया, बिना इसको स्पीड कम किए हुए, बिना इसको बाधा पहुंचाए हुए इसने क्रॉस कर लिया, तो जो आवश्यक दूरी इसके लिए चाहिए वो क्या कहलाती है, प्रतिक्रमण दृश्य दूरी कहलाती है, या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहलाती है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितनी होती है वो आपको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आईआरसी जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है वो डिपेंड, हमने पहले ही बताया आपको कि चाल पर डिपेंड करती है। तो 40 है तो कितना होगा 165, 50 है तो 235, 60 है तो 300, 70 है तो 390, 80 है तो 470, 100 है तो 640 या 640, ठीक है। अब क्या होता है, अगर किसी जगह पर जो मैंने डॉटेड लाइन में लिखा हुआ है, ग्रीन लाइन से हाईलाइट किया हुआ है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ओवरटेकिंग जोन और नॉन ओवरटेकिंग जोन क्या होता है। तो देखिए किसी भी हाईवे पर अगर मान लीजिए डिवाइडर ना हो और हाईवे हो 2 लेन वाला, तो इसमें क्या होता है कि अगर व्हीकल हमें क्रॉस करनी है, ठीक है, अब व्हीकल एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो अब क्रॉस तो ऐसी सिचुएशन में हो नहीं सकते हैं, तो आप यहां पर आपके वो है नहीं, क्या नहीं है, आपका शोल्डर नहीं है, तो इस जगह पर आपका शोल्डर नहीं है, तो क्रॉस कैसे करेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में जब शोल्डर ना हो या शोल्डर कम रखा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं ओवरटेकिंग जोन बनाते हैं। ओवरटेकिंग जोन क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में जब आती है तो यहां पर साइड में इस तरीके से ऐसे और इस तरीके से ऐसे एक पक्का भाग बना देते हैं साइड में, ठीक है, और इसको हम ओवरटेकिंग जोन कहा जाता है। तो जहां पर नॉन ओवरटेकिंग जोन होता है तो उसको बोलते थे नॉन ओवरटेकिंग जोन, और जहां ओवरटेकिंग जोन होता है उसको ओवरटेकिंग जोन बोला जाता है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर जो व्हीकल मान लीजिए ये जा रहे हैं और इधर से हमारा ये 2 लेन की बात है, तो ये तो एक सिंगल लेन ऐसे ऐसे होगा, ये अपने जा रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ का वाहन अगर इसे क्रॉस करना है, आगे जाके इधर को आना है, तो दिक्कत होती है। एक बार फिगर फिर से देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो तो देखिए बड़ा फिगर में ये आपकी रोड है, ये एक लेन है और ये दूसरी लेन है, ठीक है, 2 लेन है। अब एक ही लेन पे हम सिर्फ सिंगल लेन का एग्जांपल लेके बताते हैं, ठीक है। तो इस लेन में मान लीजिए ये व्हीकल ऐसे जा रहा है और ये व्हीकल यहाँ धीरे धीरे चल रहा है। अब हमें इस व्हीकल को ऐसे क्रॉस करना है, लेकिन चूंकि यहाँ जगह ही नहीं है और ये व्हीकल इधर खिसक नहीं सकता क्योंकि इधर भी जगह नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस जगहों पर जगह जगह पर हम क्या करते हैं, ओवरटेकिंग जोन बनाते हैं। मान लीजिए इधर की रोड की चौड़ाई को हल्का सा बढ़ा दिया जाता है, तो ये वाला वाहन क्या करता है, इस जगह पर चला जाता है और ये व्हीकल आगे क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरटेकिंग जोन और नॉन ओवरटेकिंग जोन की पट्टियां लगाकर आपको प्रदर्शित कर दिया जाता है कहां पर आपको ओवरटेक करना है और कहां पर ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्श्वदर्शी दूरी। अब देखिए पार्श्वदर्शी दूरी में क्या होता है, जब हम किसी संगम पर हैं या ज्वाइंट पर हैं या आपका रोड 2 आपस में मिल रहे हैं, तो यहां ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, आसपास में देखकर हम इसमें आराम से निकल जाएं, एक्सीडेंट ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं,
पार्श्व दृश्य दूरी बोलते हैं या लेटरल साइड डिस्टेंस बोलते हैं। लेटरल साइड डिस्टेंस जो है वो विलेज रोड या कम महत्व वाली रोड के लिए 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बाकी के लिए एक IRC ने जैसा रिकमेंड किया है वैसा आप फॉलो करेंगे। तो अभिकल्पन चाल अगर 50 है तो न्यूनतम दूरी क्या होगी लेटरल साइड डिस्टेंस की 100, अगर 60 है तो 135, 80 है तो 180 और 100 है तो आपकी 220 होगी लेटरल साइड डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आज के प्रश्नों की। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको हर आपके लेक्चर में हाईवे हो या इरिगेशन हो उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देता हूं और कुछ रिटन क्वेश्चन देता हूं असाइनमेंट के लिए, जिनको आप करके हमारे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भेजते हैं। तो मैं इन सब जो पिछला लेक्चर है 5th लेक्चर, उसके मैंने आंसर जो हैं वो टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिए हैं। आप लोग उस पे जाकर अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि हमारे कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं। चलिए आज क्वेश्चन मैं आपके पढ़ देता हूं। निम्न प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में कोई एक सही है, शुद्ध विकल्प का चयन कर प्रश्न हल करें। तो इसमें आपका अतिप्रवण स्टीप ढाल का मान पूछा है मैंने, जिसमें ऑप्शन है 50%, 10 से 25%, 61% और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका पहाड़ी सड़कों के लिए नियंत्रक ढाल का मान होता है 3.3%, 6.6%, 10% और 5%। वक्र पर अनुलंब ढाल ग्रेडियंट ऑन कर्व इतने प्रतिशत की कमी की जाती है 55/r, 70/r, 75/r, 80/r। पारक दृश्य दूरी क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस रोक दृश्य दूरी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कितने गुना ली जाती है 3 गुनी, 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी। उसके बाद निम्न प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हल करें। इनको आपको रिटन फॉर्म में देना है, जिसमें है आपका दृश्य दूरी तथा उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। क्षैतिज वक्रों पर सड़क की अतिरिक्त चौड़ाई की सचित्र व्याख्या कीजिए। क्षैतिज वक्रों मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व पर सड़क को जो एक्स्ट्रा हम विड्थ देते हैं उसकी चित्र में व्याख्या करनी है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं मैं अभी उसको इंग्लिश में भाषा में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। दृश्य दूरी का मतलब होता है साइड डिस्टेंस। अगर आपको कहीं भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो मेरा पूरा देखिए, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में वर्ड लिखे हुए हैं। अनुलंब ढाल बोले तो ग्रेडियंट क्या होता है, इनके टाइप्स के नाम लिखने हैं और किसी एक टाइप को जो है वो डिटेल में समझाना है। उसके बाद जो मैंने न्यूमेरिकल कराया था उसी पर न्यूमेरिकल लिख दिया हुआ है कि एक सड़क है जिसमें हॉरिजॉन्टल जो कर्व है उसके रेडियस है 300 मीटर और रूलिंग ग्रेडियंट है 1/30। अब वक्र पर जो है वो परमिसिबल स्लोप ऑन कर्व जो है वो हमें ज्ञात करना है, कितना स्लोप रहेगा। मित्रों, आपसे एक गुजारिश है, आप जो लेक्चर है वो पूरा देखा कीजिए, अपने साथियों तक लेक्चर को पहुंचाएं कि इस कोरोना काल में अच्छे से सभी लोग पढ़ सकें। आपके जो आंसर हैं वो मुझे भेजते रहें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में उसके आंसर भेजते रहें। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको आंसर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और उनको आप चेक करके अपने पास रख लीजिए। अगर कहीं पर आपका एनालिसिस करना है, कहीं पर आप गलत हैं तो उसको आप फिर पुनः देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके तैयार होने बहुत ज़रूरी हैं। मेरा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने का यही तरीका इसीलिए मैंने किया है कि अगर मान लीजिए आपको 3 महीने में मैंने पढ़ाया और आपके 20 से 25 लेक्चर हाईवे के पढ़ाए, तो आपके 25 लेक्चर में अगर आपने 4 ऑब्जेक्टिव किए तो आपके 100 से 150 ऑब्जेक्टिव आराम से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।